नमस्कार, मैं हूं हरिशंकर व्यास। सेंट्रल हॉल में आपका स्वागत है। भारत में मतदान का नया रिकॉर्ड बन रहा है। कम मतदान के जो पुराने खाटी इलाके हैं, वहां भी रिकॉर्ड मतदान हुआ है। लोकसभा चुनाव के तीसरे राउंड के मतदान ने सभी को चौंकाया है। झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश में भी औसत से बहुत अधिक वोट पड़े। सवाल है, अधिक मतदान के क्या मतलब है? ऐसा वोट डलवाने वाले कैंपेन की वजह से है, या लोग किसी गुस्से में है, या किसी के प्रति दीवानगी है? अपना मानना है कि मतदाता ने गुस्से में वोट की चोट का फैसला किया हुआ है, तो उम्मीद पर भी वोट डाला है। एंटी इनकम्बेंसी और उम्मीद दोनों में वोट पड़ रहे हैं। इस सब की धुरी नरेंद्र मोदी है। मोदी की हवा है और यह पक्ष विपक्ष दोनों को लिए हुए है। एक सुनामी है तो दूसरे उसे रोकने की कोशिश है। मतदाताओं के बदले प्रोफाइल यह कि नौजवानों के ज्यादा होने जैसी बातें भी है, पर ये बातें राजनीति में भी रंगी हुई है। जागरूकता, नौजवान, सोशल मीडिया, इन सबसे ऊपर लोगों का मूड वोट के जरिए भड़ास निकालना है। भारत का मतदाता परिवर्तन ला रहा है, अपनी ताकत दिखा रहा है। 16 मई को जो नतीजा आएगा वह वोट क्रांति का होगा। क्या सचमुच? आज इस पर चर्चा है, मगर उससे पहले सियासी गपशप और चुनावी सुर्खियां हैं। शुरुआत चुनावी गपशप से करते हैं। बीजेपी के वजारत उज़्मा के दावेदार नरेंद्र मोदी ने अपने इंतखाबी हलफनामे में शादीशुदा होने का जिक्र किया और उसी वक्त कांग्रेस ने खवातीन का मसला उठाकर उनके और बीजेपी के ऊपर हमले तेज कर दिए। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी दिग्विजय सिंह और खवातीन कांग्रेस की सदर शोभा ओझा ने इस पर मोदी को कटघरे में खड़ा किया है। लेकिन खवातीन के मुद्दे पर मोदी के खिलाफ हमले की कमान खुद कांग्रेस नायब सदर राहुल गांधी ने संभाली है। उन्होंने गुज़िश्ता 2 दिन में तकरीबन हर रैली में खवातीन का मसला उठाया। राहुल गांधी ने गुजरात में एक खातून की जासूसी का मुद्दा उठाया और कहा कि गुजरात हुकूमत ने खवातीन की तरक्की का तरीका ये है कि वो खवातीन के पीछे जासूस लगा देती है। इसके बाद उन्होंने बेंगलुरु के पब में खवातीन पर हुए हमले का मुद्दा उठाया और साथ ही गड़े मुर्दे उखाड़ते हुए ये भी कहा कि कर्नाटक में बीजेपी के रुकने असेंबली ऐवान में पोर्न वीडियो देखते पकड़े गए थे। कांग्रेस के कई रहनुमाओं का मानना है कि वो काफी वक्त से मोदी को घेरने वाले किसी किलर इशू की तलाश में थे। उनको पहले लगा था कि जासूसी वाले मामले में मोदी घिरेंगे, लेकिन उसकी जांच के लिए कोई जज ही तैयार नहीं हुआ। लेकिन अब उनकी अहलिया का मुद्दा मिल गया है, जिसे कांग्रेस इंतखाबात तक उठाए रखेगी और खवातीन के बीच मोदी की साख खराब करने की कोशिश करेगी। कौमी एकता दल के रहनुमा मुख्तार अंसारी वाराणसी में नरेंद्र मोदी के खिलाफ किसको हिमायत देंगे, इसे लेकर कयासाराई तेज हो गई है। माना जा रहा है कि उनके पास 2 मुतबादिल हैं। वो आम आदमी पार्टी के ऐलानशुदा उम्मीदवार अरविंद केजरीवाल को हिमायत दे सकते हैं या कांग्रेस के अजय राय के साथ जा सकते हैं। सपा या बीएसपी को हिमायत देने पर गौर नहीं किया गया है। माहिरीन जराये का कहना है कि मुख्तार अंसारी पर केजरीवाल को हिमायत देने का दबाव है। वाराणसी के मुस्लिम वोटरों में बुनकर यानी अंसारी सबसे ज्यादा है, जिनकी हिमायत मुख्तार को बिना शर्त मिलती है। कहा जा रहा है कि बुनकरों की तंजीम ने मुख्तार पर दबाव बनाया है कि वो केजरीवाल की हिमायत करें, लेकिन कांग्रेस की जानिब से अजय राय को उम्मीदवार बनाने के बाद ये साफ हो गया है कि कांग्रेस किसी साझा उम्मीदवार की हिमायत में नहीं है। ऐसे में मुख्तार अंसारी और दीगर मुस्लिम तंजीमें पशोपेश में हैं। बताया जा रहा है कि कांग्रेस रहनुमा मुख्तार को पटाने में लगे हैं। कांग्रेस अपना उम्मीदवार नहीं हटा सकती है, क्योंकि ऐसे में केजरीवाल सेक्युलर सियासत का बड़ा चेहरा बनेंगे। कांग्रेस की ये भी हिकमत अमली है कि अगर मोदी का मुकाबला उसके उम्मीदवार से बन जाए तो पूरे मुल्क में कांग्रेस की हवा बनेगी, जो कि अभी बिगड़ी हुई है। इसीलिए 17 अप्रैल को मुख्तार की हिमायत के ऐलान से कबल कांग्रेस उन्हें पटाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। बीजेपी के कुछ कायदीन कमाल के वादे कर रहे हैं। अपनी सीट जीतने के लिए कुछ भी वादे किए जा रहे हैं। अगर बीजेपी रहनुमाओं के वादों पर जाएं तो मुमकिन है कि इख्तिदार में आने के बाद मुल्क में आधा दर्जन नए सूबे बन जाएंगे। दार्जिलिंग से इंतखाबी मैदान में उतरे एसएस आलूवालिया से लेकर झांसी से मैदान में उतरी उमा भारती तक कई रहनुमा नए सूबे बनवाने के वादे कर रहे हैं। वैसे भी बीजेपी हमेशा छोटे सूबों की हिमायत करती रही है, इसलिए इन रहनुमाओं को वादा करने में परहेज नहीं है। दार्जिलिंग में गुज़िश्ता मरतबा जसवंत सिंह इंतखाबी मैदान में थे और अलग सूबे का मुतालबा कर रहे गोरखा जनमुक्ति मोर्चा ने उनकी हिमायत की थी, लेकिन मरकज में कांग्रेस की हुकूमत बन गई तो जसवंत कुछ नहीं कर पाए। इस बार उनकी जगह एसएस आलूवालिया इंतखाबी मैदान में हैं और उन्होंने वादा किया है कि इख्तिदार में आते ही वो अलग गोरखालैंड सूबा बनवाएंगे। दूसरी जानिब ममता बनर्जी ने साफ ऐलान किया है कि वो मगरबी बंगाल की तकसीम नहीं होने देंगी। मध्य प्रदेश की साबिक वजीर आला उमा भारती ने अलग बुंदेलखंड सूबा बनवाने के वक्त की मियाद भी मुकर्रर कर दी है। उन्होंने कहा है कि इख्तिदार में आने के 3 साल के अंदर वो बुंदेलखंड बनवा देंगी। अब आज की चुनावी सुर्खियां हैं।
ये लीक से कुछ हटकर है। इनसे देश के चुनावी मूड को बूझ सकेंगे। कांग्रेस पार्टी ने अटल बिहारी वाजपेयी का सहारा लेकर बीजेपी वजारत उस्मा के दावेदार नरेंद्र मोदी पर सख्त तनकीद की है। कांग्रेस ने साबिक वजीर आजम अटल बिहारी वाजपेयी की तारीफ करते हुए कहा है कि वाजपेयी जिस शख्सियत को गुजरात के वजीर आला के ओहदे से हटाना चाहते थे, वो बीजेपी वजारत उस्मा का दावेदार कैसे हो सकता है। कांग्रेस ने अपनी बाज़ाब्ता वेबसाइट पर लिखा है कि अपोजिशन जमात वाजपेयी के विरासत से हट रही है और उसे राजधर्म याद दिलाने वाला कोई नहीं है। कांग्रेस ने लिखा है कि मोदी के तौर पर एक नया अवतार पाकर बीजेपी वाजपेयी की विरासत से हट रही है। इसमें कहा गया है कि अपने शहरियों की हिफाजत करने में नाकाम रहने वाला, मजहब की बुनियाद पर इम्तियाज बरतने वाला और आवाम की तकलीफ का मजाक उड़ाने वाला वजीर आला एक अच्छा वजीर आजम कैसे हो सकता है। बाद में बीजेपी ने इसे कांग्रेस की मायूसी करार देते हुए कहा कि कांग्रेस वाजपेयी की सबसे बड़ी नाकिद रही है, लेकिन आज मायूसी में उनकी तारीफ कर रही है। बीजेपी वजारत उस्मा के दावेदार नरेंद्र मोदी ने जुमेरात को 91 सीटों पर हुए इलेक्शन में जबरदस्त पोलिंग का जिक्र करते हुए कहा कि इन रुझानात को देखकर लग रहा है कि उनकी जिम्मेदारी बढ़ रही है। उन्होंने ओडिशा के बालेश्वर में एक इंतखाबी रैली में कहा कि जुमेरात को पोलिंग के दौरान लोगों ने उनके तई जिस तरह से दिलचस्पी जाहिर की है, उससे लगता है कि उनकी जिम्मेदारियां बढ़ रही हैं। उन्होंने ये भी दावा किया कि ओडिशा में बीजू जनता दल के मुकाबले कांग्रेस की जगह बीजेपी आ गई है। उन्होंने कांग्रेस पर हमला करते हुए लोगों से कहा कि लोगों ने मैडम सोनिया जी की हुकूमत को मरकज में 10 साल दिया और ओडिशा की इस हुकूमत को 15 साल दिया, लेकिन उन्हें और बीजेपी को 60 माह दे, वो पूरी तरह बदलाव ला देंगे। राहुल पर हमला करते हुए मोदी ने कहा कि यहाँ ऐसे रहनुमा हैं जिनके लिए गरीब एक इंतखाबी नारा, जहनी सोच और सियाहत है। गुज़िश्ता कई रैलियों से खवातीन के मसले पर बीजेपी व नरेंद्र मोदी पर तनकीद कर रहे कांग्रेस के नायब सदर राहुल गांधी ने अपनी एक इंतखाबी रैली में मोदी की शादी का मसला उठाया और कहा कि बीजेपी वजारत उस्मा के दावेदार को अपनी शादीशुदा जिंदगी की हालत बताने में कई इलेक्शन लग गए। राहुल ने अपनी रैली में कहा कि वो नहीं जानते कि मोदी ने कितने इलेक्शन लड़े हैं, लेकिन उन्होंने पहली बार खुलासा किया है कि वो शादीशुदा हैं। राहुल ने मोदी का नाम लिए बगैर कहा कि वो दिल्ली में खवातीन की एहतराम की बात करते हैं, लेकिन उनके इंतखाबी हलफनामे में बीवी का नाम नहीं होता है। राहुल ने कर्नाटक में बीजेपी अरकान असेंबली के फहश वीडियो देखने और बेंगलुरु में खवातीन पर हमले का मसला भी उठाया। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में जुमेरात को आबरूरेजी के मसले पर दिए गए मुलायम सिंह के बयान को लेकर हंगामा मचा हुआ है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने कहा है कि मुलायम सिंह का ये बयान इंतहाई शर्मनाक है और उनको फौरी तौर पर अपना बयान वापस लेकर इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। गौरतलब है कि मुलायम ने जुमेरात को कहा था कि लड़के तो लड़के हैं, उनसे गलतियां हो जाती हैं, उनको आबरूरेजी के लिए फांसी देना मुनासिब नहीं है। चौतरफा तनकीद के बाद मुलायम सिंह ने आज संभल की रैली में आधी अधूरी वजाहत की और कहा कि वो आबरूरेजी करने वालों को सख्त से सख्त सजा देने के हक में हैं, लेकिन बेकसूर लोगों को सजा नहीं होनी चाहिए। इस बीच खवातीन कमीशन ने उनको नोटिस भी जारी किया है। फिलहाल अब एक ब्रेक है, फिर खुलासा होगा। वैसे तो अभी तक 3 मरहलों में 103 सीटों पर वोट डाले गए हैं, लेकिन मुल्क की सियासत को मुतासिर करने के लिहाज से जुमेरात को 91 सीटों पर हुई वोटिंग बेहद अहम है। सुदूर जनूबी हिंद के केरल से लेकर शुमाल में जम्मू कश्मीर तक, मशरिक में बिहार झारखंड से लेकर मगरिब में महाराष्ट्र तक 11 सूबों और मरकज के जेरे इंतजाम आने वाली 3 रियासतों में वोटिंग हुई है और हर जगह से एक जैसा ट्रेंड निकल कर आया है। केरल को छोड़कर बाकी सभी जगह वोटिंग में जबरदस्त इजाफा हुआ। केरल में गुज़िश्ता बार भी 73% के करीब वोटिंग हुई थी और इस बार भी इतनी ही हुई है, लेकिन बाकी सूबों में 15 से 20% तक का इजाफा दर्ज किया गया है। वोटिंग में हुए इस इजाफे का सेहरा एक तरह से इलेक्शन कमीशन की तशहीर को दिया जा सकता है, लेकिन इसकी बुनियादी वजह मुल्क में हो रही पोलराइजेशन की सियासत है। बिहार की 6 सीटों पर सिर्फ 53% वोटिंग हुई, इसे औसत माना जाएगा, लेकिन गुज़िश्ता बार की पोलिंग से बराबरी करें तो दूसरी ही हकीकत सामने आती है। नक्सल मुतासिरा इन सीटों पर गुज़िश्ता बार सिर्फ 41% वोट डाले गए थे। दारुल हुकूमत दिल्ली में वोटिंग का आदत 52% से बढ़कर 64% तक पहुँच गया। मगरबी उत्तर प्रदेश
प्रदेश और हरियाणा में भी पोलिंग का अदद 65% से ऊपर गया। ओडिशा में 67% और झारखंड में 58% लोगों ने वोट डाले। वोटिंग का यह आदद शुमार चौंकाने वाला है। ज्यादा वोटिंग होने की हर इलाके में अलग और यूनिक वजह हो सकती है, लेकिन एक कॉमन फैक्टर नरेंद्र मोदी का नाम है। मोदी ने वोटिंग से ऐन पहले केरल के कासरगोड में रैली की थी, जिसमें बड़ी तादाद में लोग जुटे। माना जा रहा है कि केरल का ये ऐसा इलाका है जहां फिरका परस्ती की बिना पर पोलराइजेशन हो सकता है, यानी केरल समेत मुल्क भर में एक पोलराइजेशन नरेंद्र मोदी के नाम पर हो रहा है। ये पोलराइजेशन उनकी हिमायत में भी है और मुखालफत में भी। मगरबी उत्तर प्रदेश में इसका सबसे ज्यादा असर देखने को मिला। इसके अलावा नरेंद्र मोदी ने मुल्क भर में सदारती इंतखाबात की तर्ज पर जिस तरह खुद को प्रोजेक्ट किया और लोगों के दिलो दिमाग बैठाई, उसका भी असर वोटरों पर हुआ। मोदी की तशहीर और फिरका परस्ती की बिना पर पोलराइजेशन ने बिहार, हरियाणा और महाराष्ट्र में बीजेपी के बनाए इत्तेहाद के वोट बढ़ाने में अहम किरदार अदा किया है। बिहार में बीजेपी ने रामविलास पासवान और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के साथ मफाहमत की, तो महाराष्ट्र में 5 पार्टियों का इत्तेहाद बनाया। इससे पोलराइजेशन भी हुआ और वोटिंग में भी इजाफा हुआ। दिल्ली में 12% वोट बढ़ने की वजह कांग्रेस या यूपीए के खिलाफ इक्तदार मुखालिफ लहर और बीजेपी बनाम आप की लड़ाई को माना जा सकता है। दिल्ली, हरियाणा और मगरबी उत्तर प्रदेश के वोटिंग से बीजेपी हामी जोश में है। उनको लग रहा है कि मोदी के नाम पर दरमियानी तबका भी आप को छोड़कर लौटा है और मुजफ्फरनगर के फसादात और सपा कायदीन के इश्तियाल अंगेज बयानात ने रही सही कसर पूरी कर दी है। अब एक ब्रेक है, उसके बाद रिकॉर्ड मतदान पर चर्चा करेंगे। पूरे देश में सभी तरफ रिकॉर्ड मतदान का ट्रेंड है। अरुणाचल प्रदेश, आसाम से लेकर केरल, ओडिशा से लेकर जम्मू, सभी और वोट ज्यादा पड़ रहे हैं। क्या इसका अर्थ यह माने कि कोई अखिल भारतीय हवा है या क्षेत्रवार अलग अलग हवा है? इस पर चर्चा के लिए आज मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार नीरजा चौधरी है। नीरजा जी, अभी तक जो मतदान हुआ है उसमें अरुणाचल प्रदेश से लेकर जम्मू तक और नीचे केरल तक सब जगह जो वोट जो गिरे हैं बहुत ज्यादा गिरे हैं। इसको क्या माना जाए, ये एक अखिल भारतीय हवा का प्रतीक है या क्षेत्रवार अलग अलग हवा है? नहीं, मुझे लगता है पूरी हवा है, इसमें दो राय नहीं है। एक तो मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी की तरफ हवा है, पॉजिटिव। नंबर 2, माइनॉरिटीज और वो तबका जो नरेंद्र मोदी को नहीं चाहता है, जो उनका विरोध कर रहा है, वो भी उमड़ के आ रहा है, पूरी उमड़ कर वोट दे रहा है वो भी। और 3, ये भी सही है कि एक उत्साह को ये प्रतिबिंबित करता है कि हर हिंदुस्तानी चाहता है मैं जाके वोट दूं, मेरे वोट का एक डिफरेंस होने वाला है। तो ये भी आभास जो अब हम देख रहे हैं पिछले सालों में, और इस बार और भी साफ हो रहा है। नहीं, लेकिन आपके अनुसार आसाम में भी जो रिकॉर्ड तोड़ मतदान हुआ है, उड़ीसा में भी जो हुआ है, क्या लगता है वहां भी एक नरेंद्र मोदी और ये वहां की असम में एजीपी या कांग्रेस जो है तरुण गोगोई वाली, या उड़ीसा के अंदर बीजू पटनायक की जो ये नवीन पटनायक की जो पार्टी है उसको लेकर उत्साह ज्यादा है? मतलब वहां नरेंद्र मोदी फैक्टर मान रही है या वह क्षेत्रीय पार्टी और उनका जो अपने छत्र पे उनका जलवा है? नहीं, मेरे को लगता नहीं कि अगर बीजेडी की तरफ हवा होती तो परसेंटेज लोअर होता, कम होता है। हाँ। तब वो एंटी इनकम्बेंसी के कारण लोग बाग मतदान कम करते। हाँ, क्योंकि अगर है मतलब कोई विकल्प नहीं है, उनको कंटिन्यू करना है, तो इस उत्साह से लोग नहीं निकलते हैं। उत्साह से लोग जब निकलते हैं, जब स्टेक्स हाई होते हैं, आप किसी को चाहते हैं या किसी का विरोध करना चाहते हैं, तब निकलते हैं लोग। मतलब ये कि नरेंद्र मोदी के पक्ष में या विपक्ष में हवा मुद्दा जो है वो नरेंद्र मोदी धुरी है। देखिए, ये लोग इसको प्रेसिडेंशियल इलेक्शन कह रहे हैं। प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जैसे कोई कह रहा था में 2 कैंडिडेट्स होते हैं, ये प्रेसिडेंशियल इलेक्शन नहीं, ये रेफरेंडम है नरेंद्र मोदी के ऊपर, और पक्ष और विपक्ष वाला है। बिल्कुल, ये तो मैं अभी यूपी घूम के आई हूँ, वेस्टर्न यूपी में बिल्कुल इतना साफ हिंदू मुस्लिम डिवाइड मैंने नहीं देखा है। हिंदू टोटली जा रहा है नरेंद्र मोदी की तरफ और मुस्लिम जा रहा है जो भी उनको हराने की स्थिति में है। एक तबका है जो पूरी तरह से ये हिंदू उसमें शामिल नहीं हुआ है, वो है दलित। तो वहाँ अगर दलित मुस्लिम का कॉम्बिनेशन हो गया तो वो जीत जाएगा। कॉम्बिनेशन में दरारें पड़ गई तो फिर बीजेपी नहीं। आप ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी कह रहे हैं कि दलित पूरी जसकता से, या वो भी कम्युनल हुआ दंगों के कारण? क्योंकि कल वो अजीत सिंह और उसके वहां की जो
जो रिपोर्ट है उस हिसाब से वो भी कुछ बटा है, कुछ वोट दलित में। देखिए, बसपा इसीलिए कई जगह 2-3 जगह सपा के मुकाबले में पीछे लग रही है। देखिए, ये कुछ जगह जहाँ की दंगों का असर रहा है, मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ तो जो लोग कह रहे थे 10-15% तक हो सकता है दलित की तरफ जाए, लेकिन मैंने पर्सनली जो एक्सपीरियंस किया हार्ड कोर विलेजेस में, जहाँ की दलित महिलाओं ने मुझको अंदर बुलाया और सबने सैफरॉन टोपियां पहनी हुई थी। वहाँ हरिजन चौपाल में बीजेपी के कैंडिडेट आने वाले थे, उन्होंने कहा देखो हम ये उत्साह दिखा रहे हैं पर हम जाके बटन दबाएंगे हाथी के ऊपर। तो अब कितना तबका बीजेपी की तरफ गया है या नहीं गया, उस पे जीत या हार की निर्भर होगी, और क्या दलित मुस्लिम का कॉम्बिनेशन हुआ है कि नहीं। और इसी तरह आपका ये जो वोट प्रतिशत है दिल्ली को लेकर या फिर हरियाणा, ये आपके इस वोट प्रतिशत में आपके अनुसार कास्ट का फैक्टर जो है वो टूटा है, सब एक तरफा है मामला, या क्या आप मानती है? देखिए, नौजवान में कास्ट का टूटा है, टूटा। इस बार कास्ट का वो फैक्टर नौजवानों में नहीं नजर आ रहा। यंग दलित भी हो, यंग यादव हो, यंग कुर्मी हो, जो कि पिछले 20 साल की कमंडल पॉलिटिक्स हमने देखी है, वो चरमराई है। किस हद तक चरमराई है रिजल्ट्स बताएंगे, पर यंग लोगों में सर्टेनली कास्ट का उतना प्रभाव नहीं रहा है जितना पहले हम देखते थे। जी, उस नाते आपके अनुसार पूरे देश में, मतलब आप ये बिल्कुल कन्विंस है कि ये अखिल भारतीय हवा है, एक तरफा हवा है, मतलब इसको किस तरह आप लेंगे? क्योंकि ये एक अपने आप में ये भरोसे वाली बात आपको लगती है, आपको खुद को भरोसा हो रहा है ये सब कुछ हो रहा है जो? देखिए, इसमें कुछ महीने पहले तक एक आक्रोश व्यक्त करते थे कांग्रेस के प्रति लोग। उस आक्रोश में कुछ परिवर्तन आया है कि वो अब प्रो मोदी ही बना है वो आक्रोश, कि एक पॉजिटिव वो है। और बार बार चाहे विदर्भ में मैं गई, चाहे पुणे डिस्ट्रिक्ट में, चाहे यूपी में, लोग ये वही वाक्य इस्तेमाल कर रहे हैं, इस बार इनको देखा जाए। एक ही व्यक्ति, जैसा मैंने कहा, ये मतलब ये गुस्से का है या उम्मीद का? क्योंकि एक तरफ गुस्सा जो आप बता रही वो एंटी इनकम्बेंसी है, कांग्रेस है, भ्रष्टाचार है, महंगाई, वो गुस्सा, या उम्मीद नरेंद्र मोदी के कारण उम्मीद वाला फैक्टर है? देखिए, मैं इसमें गुस्सा है, उसने भूमि तैयार की थी, लीडरशिप की क्राइसिस थी जिसमें नरेंद्र मोदी स्टेप इन कर गए हैं। आज इतनी उम्मीद है नरेंद्र मोदी से कि उनको डर लगना चाहिए कि कैसे फुलफिल करेंगे अगर वो पावर में आए। नहीं, लेकिन ये उम्मीद का फैक्टर आप पार्टी और अरविंद केजरीवाल के साथ भी था, और दिल्ली के अंदर या कई जगह रिपोर्ट आई कि उनको मतलब वो उन्होंने टक्कर दी है। ये इस बारे में क्या कहना है? बिल्कुल उम्मीद, क्योंकि लोग चेंज चाह रहे हैं। नेशनल लेवल पे केजरीवाल को चेंज नहीं देखते, मतलब एक विकल्प के रूप में नहीं देख रहे हैं इस समय, लेकिन फिर भी टक्कर दी है बस्तियों में। झुग्गी झोपड़ी कॉलोनीज, जो लोअर तबका है प्लस माइनॉरिटी है, वो आपके साथ गया है। मिडिल क्लास कॉलोनीज टोटली गई हैं। जो मिडिल क्लास ने दिल्ली असेंबली इलेक्शंस में आम आदमी पार्टी का साथ दिया था, उसमें से एक चंक मोदी की तरफ गया है, लेकिन उसमें माइनॉरिटीज जुड़ी हैं जो पहले उस आधार पे नहीं थी। तो वो कहाँ बैलेंस? तो इसका मतलब आप सीरियस गंभीर अभी भी मानती हैं? मैं मानती हूँ दिल्ली में टक्कर भाजपा और आपकी हुई है, कांग्रेस तो पुअर थर्ड होने वाली है। बातचीत को यही समाप्त करेंगे। प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा प्रोग्राम अब यहीं खत्म होता है, मुझे इजाजत दीजिए। सोमवार को फिर मिलेंगे इसी चैनल पर इसी समय।